अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल प्रोग्राम में ज़िर बहस आते हैं। मुख्तलिफ मेहमान शख्सियात यहाँ मौजूद होती हैं, मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू करते हैं और कोशिश होती है कि ऐसे मामलात पर गुफ्तगू की जाए या मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाया जाए जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ एक आम आदमी से हो और कुछ सीखने सिखाने की बात को सुबह का वक्त है, मौका मिलता है तो कोशिश करते हैं कुछ ऐसे मामलात पर गुफ्तगू करें ताकि लोगों को बात समझ में आए, कुछ समाजी मामलात के हवाले से हो, मईशत के हवाले से हो या सियासत के हवाले से हो। तो जनाब, ये मामलात आज भी ज़ेर बहस आएंगे। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, बिला ताख़ीर उन्हें खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद उनसे मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मौजूद मेहमान हमारे तशरीफ़ फरमाएँ नज़ीर भट्टी साहब, जो कि एक समाजी कारकुन हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं और ख़ास तौर पे शहर कराची के मसाइल पर, वैसे तो सारे ही मसाइल के ऊपर काम कर रहे हैं जो इस मुल्क के अहम मसाइल हैं उस पर, ताहम ये कि शहर कराची मसाइल का एक अंबार है, मसाइलिस्तान है, तो यहाँ के मसाइल की निशानदेही कर रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से। उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। नज़ीर भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका जनाब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमा है मोहम्मद असद साहब, जो कि एक IT एक्सपर्ट हैं, नौजवान हैं और IT के हवाले से न सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि लोगों को आगाह भी कर रहे हैं कि IT में कैसे काम करना है और इसके जो बहुत सारे मामलात हैं जो लोग नहीं समझते, उस पर आज कोशिश करेंगे उनसे गुफ्तगू करें ताकि बात आपको समझ में आए। असद साहब को भी खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया असद आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जनाब नज़ीर भट्टी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ मुख्तलिफ़ मसाइल की आपने मुख्तलिफ़ औक़ात में निशानदेही की है और उसके ऊपर शुक्र है कि अथॉरिटीज़ जो हैं वो हरकत में भी आ गई। अब ये शहर कराची में जो बढ़ते हुए मामलात हैं, ख़ास तौर पे इंक्रोचमेंट की वजह से लोगों का जीना यहाँ मुहाल हो चुका है। रोड रास्तों के ऊपर आप देख रहे हैं कि जिस तरह से इंक्रोचमेंट हो रही है, ना पैदल चलने की जगह बाकी है, ना गाड़ी चलाने के तो सारे सवाल ही नहीं पैदा होता। और फिर ये बढ़ते हुए हादसात, इसकी रोकथाम के लिए कहाँ से आगाज़ किया जाए, ये ज़रा समझना चाह रहे हैं। और ख़ास तौर पे ये जो डंपर से जो लोगों को कुचला जा रहा है, कोई ज़ाहिर है कोई एक इसके पीछे तो वजह नहीं है, बहुत सारी इसकी वजूहत हो सकती हैं। तो मैं चाहूँगा ज़रा इस मसले का हल जो है वो तजवीज़ करें। जी फरमाइएगा। यासर भाई, शुक्रिया आपका और K21 TV चैनल का और मैनेजमेंट का, आपको मुझे मौका दिया अपने ख्यालात का इज़हार करने का। यासर भाई, गवर्नमेंट का मतलब है कि अगर वो गौर करे तो मसला जो भी दरपेश हो 1 मिनट लगता है सुलझने में। बहुत खूब, बहुत खूब। 1 मिनट। बदबख्ती से हमारी रिट कायम नहीं है। उसकी वजह यह है कि करप्ट माफिया हमारे पर मुसल्लत है। पैकेजेस आपने लगा के SO लगाए हुए हैं। SO जो जी ट्रैफिक पुलिस को कंट्रोल करता है, हो नहीं सकता। एक सार्जेंट हमारे गाड़ी लेसन आप क्या करता है, आप शरीफ आदमी के साथ, वो हम सबको पता है। ये सब इनकी मिली भगत से अवाम के साथ खूनी खेल खेला जा रहा है। बिल्कुल सही। वरना आज SO देखिए, हर एरिया के अंदर SO जो लगाए गए हैं वहाँ इंटरनल गाड़ियों को गुजरने की वही जगह होती है। कैसे आ जाती हैं उड़ के, तो ऊपर से तो ड्रोन पे तो नहीं बैठ के आती। बिल्कुल ऐसा ही। हम आप वहाँ खड़े होते हैं, हम नजराना लेके बस चल कोई नहीं देख रहा। कबूतर यूँ शिकार हो जाता है बिल्ली का कि बिल्ली को देखता है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। जी। तो ये समझते हैं शायद अब हम बेवकूफ़ है, हम ऐसा कर लेंगे। तो देखें, ये फिरौनियत वाली बादशाही हमारे ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं। सर, एक ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है जी। एक बंदे के एक्सीडेंट होने से, मरने से पूरा ख़ानदान मर जाता है। ऐसा ही है, बिल्कुल आपने सही। वो छोटी सी बात है कि सिर्फ हमारी ट्रैफिक पुलिस को अपने क्राइटेरिया में आना होगा, ईमानदारी का मुजाहरा करना होगा और अच्छे अफसरान की तैनाती करनी होगी। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे माशाल्लाह अभी DIG साहब पीर मोहम्मद शाह साहब आए हुए हैं, बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर हैं। इनको गौर करने की ज़रूरत है और अच्छे अफसरान की तैनाती करने के अब गौर नहीं, अमल करना होगा। बिल्कुल ठीक है, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि इसके ऊपर सही लोगों की तैनाती हो और अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो यकीनन फिर जो है वो
इस मसले का हल निकल सकता है। अभी मज़ीद इसके ऊपर गुफ्तगू करूँगा, ज़रा ये तामीरात के हवाले से भी जो मामला है इसके ऊपर आते हैं, ज़रा मैं असद साहब को भी शामिल गुफ्तगू करता हूँ। असद साहब, सबसे पहले तो आईटी के साथ आजकल तो हर कोई ताल्लुक़ अपना जोड़ना चाहता है। इससे पहले जब हम गुफ्तगू कर रहे थे प्रोग्राम के आगाज़ में, वो एक वक्त वो था जब आपने सिलसिले का आगाज़ किया था, यकीनन उस वक्त आईटी के हवाले से लोग ना जानते थे और ना ही मेरे ख्याल में जानना चाहते थे। तो आज तो हमारी ज़िंदगियों में इस हद तक इन्फ्लुएंस पड़ गया है कि उसके बगैर तो आप समझ लें कि हमारा जीना मुश्किल हो चुका है। यानी कि अगर ये टेक्नोलॉजी हमारे इर्द गिर्द ना हो तो शायद हमें ये बात समझ में ही ना आए कि हमारे ज़िंदा रहने का मकसद क्या है। इस हद तक इन्फ्लुएंस पड़ गया है। ज़रा फरमाइएगा ये आगाज़ आपका कैसे हुआ और कहाँ तक ये सिलसिला पहुँचा है? जी देखिए, आईटी जो है, सबसे पहले मैं ये कहूँ कि मैं थोड़ा सा अपना ज़रूर इंट्रो दूँ ज़रूर कि मैंने मुझे मतलब काफ़ी मुश्किलात थी स्टार्ट में। मुझे अपने कैरियर के अंदर ये था कि मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना होता था, साथ में मैं ACCP भी कर रहा था माशाल्लाह। तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है इसका, आईटी का? इसका एडवांटेज ये है कि आप अपनी एजुकेशन, जो गर्ल्स हैं बॉयज़ हैं, वो एजुकेशन अपनी स्टॉप कर देते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब वो आईटी ज्वाइन कर लेते हैं या कोई भी फ्रीलांसिंग की फील्ड ज्वाइन कर लेते हैं तो वो पार्ट टाइम में काम करके इतनी अर्निंग कर सकते हैं कि अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी दें और अपना ख़र्चा भी करें और साथ में यूनिवर्सिटी को भी क्लियर करें। जबकि अगर वो फुल टाइम जॉब करते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिर है फिर उनको यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ती है, तो उनकी स्टडी जो है वो वहीं पे रुक जाती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हम एग्जांपल लेते हैं कुछ गर्ल्स की जो बहुत ही पसमानदा इलाकों में हैं जी, क्या बॉयज़ भी, बिल्कुल ठीक है, वो उनको कुछ भी नहीं आइडिया तो वो जस्ट एक यूट्यूब का चैनल भी बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है। किसी को कुकिंग के हवाले से जो है वो एक्सपर्टीज़ होंगी, किसी की एजुकेशन में बड़ी जो है वो सेटिंग होगी। अच्छा, अगर हम कोई भी फ्रीलांसिंग की वेबसाइट ज्वाइन करते हैं, वहाँ से हमें छोटे छोटे टूल्स मिल जाते हैं, हम लोगो डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं, ठीक है, वेबसाइट की टूल्स के ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम घबराते हैं तो वो मैं ये कहता हूँ कि कहते हैं कि उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। जब हिम्मत की जलानी है तो पत्थर भी फिर पानी है। तो आपने घबराना नहीं है, आपने अपनी स्ट्रेटजीज़ को, प्लानिंग को स्टेप्स में जो है वो कंप्लीट करते जाना है। ठीक है। जब आप घबराते हैं तो आप जो है वो अपना जो प्लान है उसको पीछे छोड़ दें। बिल्कुल ठीक है जी। मैं लर्निंग के हवाले से जानना चाहूँगा। अब तो मामला बहुत आसान हो चुका है, बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है कि आपके पास इतने सोर्सेस मौजूद हैं कि आप कहीं से भी लर्न कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अब तो आप चैट GPT के ज़रिए कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं या किसी भी टूल के हवाले से भी अगर आपको कोई चीज़ जाननी है तो आप उसके ऊपर सिर्फ कीवर्ड डाल दें, आपको वो बता देगा। सिलसिले को आप क्या रेकमेंड करते हैं, आप क्या लोगों को एडवाइस करते हैं कि यहाँ से लर्निंग अपनी स्टार्ट करें? क्योंकि हाउसवाइफ हैं, घरों में जो ख़वातीन हैं वो भी काम शुरू करना चाहती हैं, अगर फ्रीलांसर बनना चाहती हैं तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? अच्छा, पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि सबसे पहले तो आप ये सर्च करें कि आपकी एक्सपर्टीज़ और आपका शौक किस चीज़ में। बहुत खूब, बिल्कुल ठीक है। देखें, ये डिटरमिन करना ज़रूरी है। ज़िंदगी में सबसे पहले अगर आप वो काम करते हैं जिसमें आपका शौक नहीं है तो आपको सक्सेसफुल होने में बहुत टाइम लग जाता है। बिल्कुल। आप कोशिश ये करें कि सबसे पहले जो है वो फील्ड चॉइस करें जिसमें आपका शौक है। एग्जाम्पल, आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आप उसी की वीडियोस बनाएं। आप मैथ्स में पढ़ा रहे हैं तो आप मैथमेटिक्स की डेली एक टॉपिक की वीडियो बनाएं और यूट्यूब पे अपलोड करते रहें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एग्जाम्पल, आप क्रिकेटर बहुत अच्छे हैं, आप क्या कर सकते हैं, इजीली जो है वो जिस ग्राउंड में आप खेलते हैं वहाँ की वीडियोस बनाना शुरू कर दें। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर आप कुकिंग में अच्छे हैं तो आप कुकिंग की वीडियोस बनाना शुरू कर दें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मौके हैं। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन ये था कि हम सर्च कैसे करें गूगल पे, मतलब हम गूगल किस तरीके से करें। देखिए, अगर गूगल करना आ जाता है तो हम इजीली अपनी फील्ड तक इजीली पहुंच जाते हैं। तो हम AI का यूज़ करें। ठीक है, अब AI जो है वो डिफरेंट तरीके से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब व्हाट्सएप के अंदर भी एक इसका बाकायदा फंक्शन आ चुका है। जी, बिल्कुल ठीक है। आप वहाँ पे क्वेश्चन रेज करें। ठीक है, ठीक है, आपको एज अ वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो उससे बात करना सीखें। ठीक है, ठीक है, अब आपकी जो भी फील्ड है, एग्जाम्पल आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैं ये चीज़ समझता हूँ, आप उर्दू रोमन में भी लिखें तो वो आंसर कर रहा है। बिल्कुल ऐसा। ठीक है, अब जब आप उसकी होता क्या है कि हम जब पहले दिन बात करते हैं ना, हमें को समझ में नहीं है, हम बंद करके रख देते हैं। बिल्कुल ठीक है। आप मुसलसल 7 दिन बात करें और डेली एक टाइम रख लें कि मुझे सिर्फ 10 मिनट अपने वर्चुअल असिस्टेंट से बात करनी है, किसी भी AI टूल से। जी, 7 दिन के बाद आपको कुछ ना कुछ बात करनी आ जाएगी उससे। बिल्कुल ठीक है, अपनी ही फील्ड के हिसाब से। ऐसा ही है।
तो ऐसा है। बिल्कुल ठीक है। और इससे ज़्यादा मौजू ये है कि अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर कोई ज़बान सीखना चाहते हैं, या अगर किसी भी काम के हवाले से, अगर आपको जैसे भी बताया है जी, कि आपको अगर असिस्टेंस चाहिए तो आप उसको इस्तेमाल करना शुरू करें। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अब ये सिर्फ वॉइस कमांड, यानी कि आपके आवाज़ से जो आप उसको बताएंगे वो करना शुरू कर देगा। तो किसी भी किताब के हवाले से, अगर आपको कोई इतनी मोटी किताब है, अगर आप चाहते हैं कि अगर उसका खुलासा कर दिया जाए, आप उसको कमांड दीजिए कि इस किताब का खुलासा कर दे, वो पॉइंटर्स आपको बता देगा इसमें ये लिखा है, और वो आप पढ़ के अपना टाइम बचा सकते हैं। ये भी एक बड़ा कमाल है। लेकिन क्योंकि हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे ताल्लुक़ कोई नहीं है किताबों वगैरह से, और इससे कोई हमारा कौम का लेना देना नहीं है, तो इसको छोड़ दें। और बहुत सारे चीज़ों की, ये फिल्में ड्रामों के क्लिप्स के अलावा अगर कुछ और करेंगे तो यकीन कहीं ना कहीं आपके काम आ जाएगा। मैं भी इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करता हूँ। ज़रा भट्टी साहब की तरफ आता हूँ। भट्टी साहब, ये तामीरात के हवाले से शहर कराची में बड़ा एक मसला बन चुका है, और अभी ये जो सेंट्रल का इलाका है इसके अंदर कुछ खबरें ऐसी मौसूल हुई कि जी कार्रवाई शुरू कर दी गई है, और वो तामीरात अगर गैर कानूनी होंगी तो शायद उनके ख़िलाफ़ पर्चे भी दिए जाएंगे, और बड़ी ख़तरनाक दफ़ात भी मैं उसमें देख रहा था शामिल कर दी गई हैं। इसका कोई नतीजा निकलेगा? इस कोशिश को कैसे देखते हैं? और सेंट्रल को हटा के अगर बाकी मानदा कराची जो कि इतना बड़ा है और वहाँ पे ये चलता रहेगा, तो उसका मतलब है कि किसी ख़ास इलाके के लिए अथॉरिटी बनाई गई है। इन है क्या सिलसिला, ज़रा फरमाएँ इसमें। यासिर भाई, इससे पहले मैं वो एक जुमला रह गया था ट्रैफिक के हवाले से, वो कंप्लीट कर लूँ। एसओ को बगैर पैकेज के लगाएंगे तो उसको वो पैसे नहीं निकालने होंगे, गाड़ियाँ नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। एसओ उस एरिया के अंदर कोई हादसा होता है, एसओ को या तो डिसमिस सर्विस करें, या तो अखराजात उस बच्चे के, उस घर के पूरे उसके ऊपर कोई तरमीम करें, वो भरे, जब तक वो डेवलप नहीं होते। कुछ नया होगा तो ब्रेक लगेगा। क्या अच्छी बात है, बहुत खूब। दूसरा, मैं आपने इस माफिया के हवाले से बात की। कराची को इस टाइम खंडरात का ढेर बना दिया गया है। अब ना तो वो हवा है, ना तो वो माहौल है, तपिश बढ़ गई है। बिल्कुल ऐसा ही। तो अब ये सब हर चीज़ देख रहे हैं, कोई मौसम हमारे बिगड़े हुए हैं। ये एक दिन में यासिर भाई, ये पोषण माफिया या ये बिल्डिंग है जो 8-8 मंजिला 10-10 मंजिला एसटी प्लाट पे बन रही हैं, रिहायशी प्लाट को कमर्शियल करके बेचा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट मोजेस ने हमारी नई आर्डर पास कर रखा है, उसके आर्डरों की वैल्यूएशन सरेआम हो रही है। एक दिन में ये तमाम अथॉरिटियों की नाक के नीचे हो रहा है। जी, वो अपने नजराने वसूल करके खुद तामीरात करवा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। आपकी केबीसी जो है, ये बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, इसमें तो आप एक अपने घर का नक्शा लाखों रुपए दिए बगैर पास नहीं करवा सकते। उसकी वजह क्या है? वो पैकेज दे के आया हुआ है। आप कंप्लेन कर लें, कुछ भी नहीं होगा। मेरा तो इसमें मैंने बड़ा आवाज़ उठाई है। मुझे इस मामले में आवाज़ उठाने के लिए अवाम की जमा पूंजी 25 साल की सर्विस, रिटायरमेंट के पैसे ये हड़प कर जाते हैं, जिसको आप बिल्डर्स कहते हैं, वो जेली बिल्डर हैं जी। असल बिल्डर तो 2-4 रह गए होंगे। बिल्कुल ठीक है। ये जब खुदकशी या पूरे ख़ानदान को हड़प कर लेते हैं, एक प्लाट के मालिक होते हैं, 9 लोगों को बेचते हैं जी। सुबह मार्शल लगेगा, 8 गिर जाएंगे, 1 बचेगा। अब उससे पैसे भी हमें कोई नहीं दिलाएगा, हम उसको ढूंढ भी नहीं सकेंगे। ये होगा अगर ईमानदार मैनेजमेंट की बात मैं करूँगा। जो अवाम को पैसे कौन दिलाएगा? आपने कार्रवाई कर दी, वो गिरा दिया, तोड़ देगा, उसका जो अज़ला ज़िंदगी उनकी तबाह कर दिया आपने, उसको वो रिटर्न का और मुआवजा कौन दिला रहा है? बिल्कुल ठीक है। उल्टा उनके ऊपर FIR काटी जा रही है। अथॉरिटी आप हैं, गवर्नमेंट आप हैं, आप उनको इन लीगल काम से रोकते। बहुत अच्छी बात। अवाम ने जमा पूंजी करके थोड़ा सस्ते के भी चक्कर में, हम अवाम है ना, सस्ता ढूंढते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ तबाह कर दी। अब ये डिमोलेशन का मामला, लड़ाई तो हुई है किसी सिस्टम हिस्से के मामले में, पर अवाम का भला हो रहा है। और जो रह रहे थे उनका तो ख़ानदान ख़त्म है। पोषण माफिया बहुत बड़ा माफिया है। मेरे ऊपर फायरिंग हुई, इन्होंने जानलेवा हमला हुआ, मेरा घर जला दिया गया, मेरे ऊपर 10 FIR हुए। मैं तो हटने वाला नहीं हूँ, मैं इनको बेनकाब करूँगा। मैंने एक इंसान के अगर पेंशन बचा ली ना, तो मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया। ये माफिया के पास कोई NOC नहीं होती। ये माहाना हफ्ता दे के उस अथॉरिटी को ये नौसरबाजी कर रहे होते हैं। नौसरबाजी कब करते हैं, चीटिंग फ्रॉड कब करते हैं? जब इदारा इनके साथ शाना बशाना खड़ा होता है। बिल्कुल ऐसा ही। वेरिफिकेशन करता है, छोटी मोटी NOC दे देता है। गैस का फुकदान, बिजली का फुकदान, ट्रैफिक जाम, ये इन्हीं पोषण की वजह से है कि एक दिन में, मैं इसलिए पहले अर्ज किया कि एक दिन में नहीं बनता। अथॉरिटियों की नाक के नीचे शहर के अंदर बन रहा है, कोई गांव देहात में नहीं। बिल्कुल ऐसा ही। यासिर भाई,
ये आलम है कि 41,000 एकड़ सिंध कराची के अंदर कब्जा हुए, जिसकी मालियत आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। 2000 अरब से कहीं ज्यादा जी, 2000 अरब अरब उससे कहीं ज्यादा उसकी वैल्यूएशन थी। तो ये रेवेन्यू की रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट है। उसमें अब 2000 अरब रुपया अगर हमारे मुल्क में खर्चा कर दिया था, तालीम पे लगा दिया जाता, सेहत पे लगा दिया जाता, बेरोजगारी के खात्मे के लिए लगा दिया जाता, तो आप समझते हैं हम कहाँ बूस्ट मार जाते। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ठीक है, आपने बदबख्ती सही से वो करप्शन की नज़र हुआ है, उससे जो माफिया मजबूत माफिया पैदा हुए हैं वो जाने निकल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ज़रा इसके ऊपर और मज़ीद गुफ्तगू की जाएगी। असद साहब की तरफ वापस आता हूँ। ज़रा उनसे भी आईटी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। अब ये एक बड़ा सवाल आजकल होने लगा है, हर शख्स ये जानना चाहता है कि फ्रीलांसिंग जो है वो क्या चीज़ है, कैसे इसका आगाज़ किया जाए और कौन लोग हैं जो ये कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा चाहूँगा बता दें। देखिए, फ्रीलांसिंग करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, इजीली हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। हमें डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखनी होती हैं, ठीक है। एग्जांपल हम जो है वो HTML लैंग्वेज अगर सीख लेते हैं तो हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होती है? देखिए, फ्रंट एंड डेवलपमेंट बेसिकली ये है कि जो कोई भी वेबसाइट है, जैसे एग्जांपल कोई भी हम नाम ले लेते हैं, mohammedyaasir.com अगर होती है, तो एग्जांपल हम उसके जो फ्रंट के ऊपर सारा डेटा आ रहा है वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो जो न्यू लर्नर हैं उनके लिए ये है कि वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में कमांड हासिल करें, ताकि वो एज अ फ्रंट एंड डेवलपर जो है ना, उनको मुख्तलिफ जो काम उनको मिलेंगे, ठीक है। अब लोग उनको कैसे काम दे रहे होते हैं? एग्जांपल, पोर्टफोलियो की वेबसाइट बन रही होती है बहुत सारी। जो भी नई कंपनी पाकिस्तान में या इंटरनेशनली कहीं भी लॉन्च होती है तो उसको एक पोर्टफोलियो वेबसाइट चाहिए होती है, जिसपे इसका होम पेज होता है, अबाउट अस और गैलरी होती है, जिसमें उसकी सारी इमेजेस होती हैं, बैनर्स होते हैं और उनका सारा मैप वगैरह होता है कि ताकि लोग इजीली वहाँ तक रीच कर सकें, ठीक है। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए पोर्टफोलियो की वेबसाइट बहुत ज़्यादा हैं जो HTML की बनती है। लेकिन अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, यानी जो एडवांस डेवलपमेंट क्या होती है, यानी PHP डेवलपमेंट, PHP या लारावेल या कोई भी जो फ्रेमवर्क है वो यूज़ किया जा सकता है। वो उसके लिए एक डैशबोर्ड दरकार होता है। अब डैशबोर्ड क्या होता है IT की दुनिया में, ठीक है? उसके लिए आपको बैकएंड डेवलपर बनना पड़ता है। उसके लिए आपको बैकएंड डेवलपर के लिए PHP कोऑर्डिनेटर और इसके अलावा लारावेल और डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जो आपको सीखनी होती हैं। अब डैशबोर्ड क्यों दरकार होता है? डैशबोर्ड इसलिए दरकार होता है, एग्जांपल अगर कोई हमने ई-कॉमर्स स्टोर स्टार्ट किया है, किसी भी कस्टमर ने, एज अ कस्टमर यासिर साहब आप हैं, ठीक है, तो आप यकीनन ये चाहेंगे कि मैं डेली बेस पे अपनी प्रोडक्ट को चेंज करूँ। एग्जांपल, अगर आपने कोई उसके ऊपर कोई सूट्स लगाए हुए हैं तो यकीनन आपके जो क्लाइंट्स होंगे वो ये चाह रहे होंगे कि मुझे डिफरेंट कलर्स के भी चाहिए और डिफरेंट डिज़ाइन के भी चाहिए, ठीक है। तो इजीली आपके पास जो वर्कर होगा वो उसको इजीली अपना डैशबोर्ड लॉगिन करके इजीली चेंज कर सकेगा और फिर यकीनन वो ये चाहेगा कि इसकी प्राइस जो है वो चेंज हो, उसके बाद डिस्काउंट भी आ रहा हो। और एग्जांपल सर आप चाह रहे हैं आज ये जो कुर्ता है वो एग्जांपल 4000 का है, लेकिन ईद आ रही है तो आपने 50% ऑफ दे दिया, ठीक है। तो आप खुद ही डैशबोर्ड लॉगिन करेंगे या आपके पास जो वर्कर है वो इजीली उसको वहीं से डैशबोर्ड से चेंज कर देगा, ठीक है। उसके बाद आपको इसकी पूरी इन्वेंट्री होती है, एग्जाम्पल कितनी आपकी प्रोडक्ट सेल हो गई हैं, कितनी सेल होने वाली हैं, या आपके पास डेटा कितना रह गया है, उसके लिए एक पूरा डैशबोर्ड बन रहा होता है। उसके लिए आपको बैक एंड डेवलपमेंट सीखनी पड़ती है, ठीक है। तो एक फ्रंट एंड डेवलपर मार्केट में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, बैक एंड डेवलपमेंट करवा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये डेटा अपलोड कहाँ होता है, ये बड़ा रिस्क क्वेश्चन है। देखिए, इसके लिए एक डोमेन और होस्टिंग होती है। ये होस्टिंग सर्वर जो होता है वो एग्जांपल ऐसे होता है, जैसे एग्जांपल अगर हम कोई मकान बनाते हैं तो हमें उसके लिए प्लॉट लेना होता है। इसी तरीके से बड़ा आसान करके मैं डिफाइन कर रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। तो अब सारा का सारा जो डेटा है वो हमारा होस्टिंग के ऊपर आता है, ठीक है। अब उसकी स्पेस है 1 GB भी हो सकती है, 2 GB भी हो सकती है। अब जितना वो हमारा इंक्रीज़ होता जाएगा वो इंक्रीज़ उसकी स्पेस होती जाएगी। अच्छा, डोमेन क्या चीज़ है? डोमेन बेसिकली नेम है। एग्जांपल, हम जितने ब्रांड्स हैं उसका जो नाम होता है, एग्जांपल हमने एक ब्रांड शुरू किया mohammedyaasir.com, ठीक है। अब मोहम्मद यासिर जो नाम है वो उसका डोमेन नेम है, ठीक है। अब ये डोमेन नेम भी हम डिफरेंट कंपनीज हैं पाकिस्तान में, वहाँ से आप इजीली परचेज कर सकते हैं। और उसके बाद साथ में आपको एक होस्टिंग परचेज करनी होती है, उसके बाद आपको वहाँ पे वेबसाइट अपनी अपलोड करनी होती है। ये हमने वेबसाइट डेवलपमेंट को जो है वो
पूरा इसलिए ब्रीफ कर दिया ताकि हम इसके अंदर डिफरेंट फील्ड्स हैं, हम एज अ डोमेन होस्टिंग सेल की भी एक फील्ड अपना सकते हैं फ्रीलांसिंग में, फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी अपना सकते हैं, उसके बाद बैक एंड डेवलपमेंट भी अपना सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। तो ये पहले डिटर्मिन करें कि आपने करना क्या है, उसके बाद हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपकी समझ में भी ना भी आ रही जी, इसमें भी बहुत सारी कोई चीज़ें बात नहीं है ऐसी। अगर बहुत सारे लोग अगर इससे वाकिफ़ नहीं है तो पहले ज़रूर बेसिक जो नॉलेज है उसके बारे में थोड़ी सी जानने की कोशिश करें। और इसके अलावा बहुत सारे सोर्सेज मैं हमेशा इसके ऊपर जोर देता हूँ अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप यूट्यूब के ऊपर भी अगर आप लिख देंगे, अगर कीवर्ड जिसको हम कहते हैं अगर डाल देंगे सर्च बार के अंदर, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, तो आप उससे भी बआसानी सीख सकते हैं। तो लर्न करना जो है वो हमारे क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने इतना मायूब बना दिया है कि अब उसको लोग इस्तेमाल करने से भी गुरेज करते हैं। तो बहरहाल सीखने का अमल जो है वो जारी रहना चाहिए और इसके ज़रिए भी सीखा जा सकता है। ठीक है, इससे और आगे बढ़ के थोड़ा सा और काम के हवाले से कि कैसे काम किया जाता है और ये अर्निंग किस तरह होती है, ये मोनेटाइजेशन किस तरह होती है, ये सारी चीज़ें भी लोगों का एक इंटरेस्ट है जो थोड़े बहुत इन मामलात को समझते हैं उनका। उसके हवाले से भी मैं ज़रा सवाल करूँगा, भट्टी साहब की तरफ आऊँगा। जी भट्टी साहब, ज़रा आप बता रहे थे तामीरात के हवाले से अथॉरिटीज़ के किरदार को भी आपने हाईलाइट किया, लेकिन ये सिलसिला कभी रुका नहीं है और ना रुकने वाला है, क्योंकि जिस किस्म की बेज़ाब्तगियाँ जो हमें शहर कराची में नज़र आती हैं वो शायद और कहीं पे हमें नज़र नहीं आती। इसकी वजह क्या आपके ख्याल में? यासिर भाई, हम जो अच्छा काम करते हैं हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते, उसको भी हम उसी की वे में लेते हैं जैसे कि हम लेते हैं। मैं डॉक्टर आसिम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ मैं उनका कि जिन्होंने ये स्टेप उठाया। ठीक है, मैं मीडिया से इल्तजा करूँगा कि इस प्रोग्राम को, इस प्रोजेक्ट को वो इसके सिफारिश की नज़र ना होने दें, सिफारशी प्रोग्राम रेडीमेड प्रोग्राम ना हो जाए। ये इसी तरीके से मीडिया चेक एंड बैलेंस रखेगा तो डॉक्टर आसिम साहब से मेरी गुजारिश होगी कि पथारों पे भी इसी तरीके से एक्शन करवाएं। उनको अल्लाह ने इज़्ज़त अता की है, अवामुल नास की भलाई है डायरेक्ट इसमें। उन्होंने ये जो बचाए होंगे, बहुत सारे लोग बच गए होंगे, लेकिन उनको मुआवजा दिलाएं जो जिनके साथ नौसरबाजी हुई है। दूसरा जो FIRs का मामला है सर, देखें SHO क्या अफसरान बाला का हुक्म ना मानना, एक मिनिस्टर का ऑर्डर FIR ना काटना, तो इसको कितना मजबूत तरीन वो SHO होगा जो मिनिस्टर को भी डिनाई कर रहा है, गिरफ्तारियाँ नहीं डाल रहा है। तो वो मैं फिर वही बात करूँगा कि उनका जब पैकेज सिस्टम ख़त्म हो गया, अब एक ईमानदार इस्लामी डिग्री वाले को आप पोस्टिंग देंगे, वो मेरिट पे काम करेगा। नौसरबाज चीटर लैंड माफिया का जो बिल्डर का किरदार अदा कर रहे हैं, बिल्डर के रूप में छुपे हुए माफिया, उनके खिलाफ इन अफसरान पहले तो ये कि जैसे बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, इनके खिलाफ मुकदमे करो ना जिन्होंने NOCयाँ दी हैं। साथ साथ जो जिम्मेदार है इलाके का SHO अभी तोड़वाने में, बनवाने में, इनके ज़ाहिर है मैं बिल्कुल अल्लाह से डरता हूँ, किसी से डरता हूँ, इनका हाथ होता है, इनके बगैर तो कोई मामला तो हो नहीं सकते। बिल्डिंग का कोई भी तामीराती मामला हो, ये पहुँच जाते हैं बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाले और KMC वाले आ जाते हैं। अब KMC वालों के ऊपर भी इसी तरह पथारे लगवाने की कार्रवाई की जाए। अब छोड़ दें पब्लिक को, जिन्होंने लगवाया है उन के ऊपर मुकदमात करें। हम गरीब के ऊपर क्यों मुकदमा कर रहे हैं? जिसके ऊपर फराड हो गया है मुकदमा करें, जिसने किया है और जिसने करवाया है, और उसका अपना दादरसी भी करें ना। आप उल्टा उसको भी परेशानियों में डाल दिया, घर भी छीन लिया, पैसे भी छीन लिए, और हमारे कोई अथॉरिटी नहीं है जहाँ हम फरियाद करें, दादरसी हो हमारी। तो डॉक्टर आसिम साहब को उनके मुआवजे के लिए और रिहायशी के ऊपर FIR ना काटी जाए। जिन्होंने बनवाया, जिन्होंने नक्शे दिए, जिन्होंने नजराने वसूल किए, उनसे वो सारा चीज़ करके उनको अजाला करें, उनको और घर दें। जी बिल्कुल ठीक है। दूसरा SHO साहब जो है, इनको अब ईमानदार वही अफसरान को आना होगा। पोषण माफिया बहुत अच्छा स्टेप है ख़त्म करना, ये आपके पथारेदारी का सिस्टम ख़त्म करना, तो हमारा फ़ायदा है। अभी मैंने ये मिलीनियम वाली आवाज़ उठाई, कुछ दिन के लिए तो ख़त्म हो गया, चंद दिनों में आप फिर देखेंगे। नहीं, चंद दिनों की नहीं, वो तो उसके दूसरे दिन ही जो है वो हो गया, स्टार्ट हो गया सुबह से ही। अब बताइए कि क्या वो अफसरान नेस्तो नाबूद हो गए? मेरा फिर वही जज्बाती हो जाता हूँ मैं, वो उन्हीं की नाक के नीचे बन रहे। उन्होंने रेट बढ़ गए हैं, मैंने कुर्बानी दी, मेरे जान के दुश्मन बन गए, उनके रेट बढ़ गए भाई। बिल्कुल ऐसा ही। तो इसके लिए हमारी आवाम को भी थोड़ा होश के नाखून लेने होंगे। अच्छे अफसर को आप अप्रिशिएट करो, सोशल मीडिया का दौर है, उसकी हौसला अफजाई होगी। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले उसको तलाश कर लो
और उसके बाद फिर उसकी हौसला अफजाई करो, अगर वो मिल जाए या मैसर आ जाए तो ये बड़ा ज़रूरी है। जैसे भी भाई हमारे फरमा रहे थे कि ईमानदार एसएचओ, तो जहन में एक ऐसी मिसरा हैं सर, हैं यासिर भाई, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा, नहीं हैं सर, ये यकीनन होंगे। मैं तो आपसे वो नहीं करता है कि सिर्फ, वैसे भी थोड़े लोग हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि कम मेजॉरिटी में है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि सिर्फ 99% लोग करप्ट होने की वजह से पूरे इदारे को नहीं वो किया जा सकता। तो ये बिल्कुल मैं इसमें ज़्यादा लोग नहीं है, सिर्फ 99% लोग करप्ट हैं, उसकी वजह से सारे इदारे को जो है वो करप्ट नहीं कहा जा सकता। तो ये बड़ा ज़रूरी है, हम अपनी सोच को पहले तब्दील करें। जी मैं आपकी तरफ आता हूँ जनाब असद साहब, अभी कुछ देर पहले आप IT के हवाले से बता रहे थे, अभी मोबाइल एप्लीकेशंस का बड़ा दौर आ गया है, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, लोग सीखना चाहते हैं, इसके बारे में ज़रा कुछ बताएं ना, एजुकेट करें कि इसको कैसे सीखा जा सकता है, क्या एडवाइस करते हैं ज़रा फरमाइए। अच्छा, मोबाइल एप्लीकेशन के हमने पहले जो है ना वेबसाइट पे पूरा डिस्क्राइब किया, अब मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर भी आप काम बिल्कुल सीख सकते हैं। देखें, मोबाइल एप्लीकेशन जो हैं वो 2 टाइप की हैं। देखें, एक तो जो प्ले स्टोर के ऊपर चल रही हैं एंड्रॉयड की, एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर भी ऐसा ही है, बिल्कुल हमें उसकी फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखनी होती है और बैक एंड डेवलपमेंट उसकी सीखनी होती है। देखें, और सेकंड जो है वो एप्पल की डेवलपमेंट है, ठीक है। एप्पल डेवलपमेंट जो है वो खाली ऐप स्टोर के ऊपर हम देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी एक बड़ी ज़बरदस्त जो है मैं आपको बात बता रहा हूँ। देखें, इस वक्त दुनिया के अंदर मुख्तलिफ कंट्रीज़ अपना सर्च इंजन बना रही हैं, ठीक है। तो हमें ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि ये सिर्फ अब ये 2 नहीं रहेंगे, ये 2 से ज़्यादा हो चुके हैं जी। जैसे चाइना, अच्छी मिसाल, हवावे टेक्नोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल सारी ऐप्स अपनी बनाई हुई हैं। वो इस वजह से वो क्यों बना रहे हैं, वो इसलिए बना रहे हैं कि ताकि सारा का सारा उनका डेटा सिक्योर हो, सिक्योरिटी ब्रीच ना कर सके कोई। आपने बिल्कुल सही, ठीक है। इसी तरीके से ईरान में भी ऐसा सिस्टम बन रहा है और डिफरेंट कंट्रीज़ अपना अपना काम कर रही हैं, ठीक है। लेकिन अभी जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा इन जो है ये 2 ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसकी हमें बैक एंड डेवलपमेंट और फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखनी चाहिए। लेकिन नए लर्नर के लिए मैं कहूँगा कि वो ऐसी लैंग्वेजेस के ऊपर काम करें जैसे फ्लटर है। उसका एडवांटेज क्या है, उसका फ़ायदा ये है कि वो दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका कोड रन हो सकता है। थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन होती है। अगर हम किसी सिंगल के ऊपर काम करते हैं तो हमें नुकसान क्या होता है कि हम पहले पूरा एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, हमने एक 3 लाख का एक प्रोजेक्ट बना दिया किसी भी क्लाइंट के लिए। अब वो क्लाइंट कह रहा है कि अब मुझे इसको एप्पल के ऊपर भी चलाना है, तो आपको रीबिल्ड करना पड़ेगा शुरू से, उसके बाद उसकी वेब सर्विसेज बनानी पड़ेंगी। वेब सर्विसेज वो होती हैं कि 2 फंक्शंस को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब उसके लिए फिर APIs बनेंगी, बहुत लंबा काम हो जाएगा। इसलिए उसका शॉर्टकट है एक छोटा सा कि आप ऐसी लैंग्वेज के ऊपर काम करें जो आगे जाके आपके लिए डिफ़िकल्टी ना हो। वो एप्पल के ऊपर भी सेम आपकी एप्लीकेशन चल रही हो और एंड्रॉयड के ऊपर भी चल रही है, बिल्कुल ठीक है। और इसी तरीके से आपको बहुत ईजीली जो है वो इसका काम मिल भी जाएगा। अच्छा, फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि आपको इसके ना पूरे के पूरे जो है पहले स्क्रीन्स होती हैं, आपको पूरी इसकी स्क्रीन्स मिल जाती हैं डिज़ाइन हुई। वो ऐसी डिज़ाइन हुई होती हैं जैसे एग्जांपल पिक्चर्स होती हैं, ठीक है। अब वो एग्जांपल आपके पास अगर 7 स्क्रीन आ गई किसी भी एप्लीकेशन की, सेम टू सेम आपने उसका डिज़ाइन बना लेना है, ठीक है। अब डिज़ाइन 2 किस्म के, यहाँ पे बात जो है वो मिक्स हो जाएगी। एक तो सिर्फ पिक्चर्स की शक्ल में आपके पास क्लाइंट की तरफ से आया है, जिसे मॉकअप वगैरह कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जो डिज़ाइन उनको बना के भेजना है .apk, वो जस्ट एक पूरी चल रही होगी, लेकिन उसके अंदर डेवलपमेंट नहीं हुई होगी, ठीक है। इसमें भी एज अ जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट है उसमें सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ आती है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको बिल्कुल ही मतलब जाहिर सी बात है कि अगर आप टेक्निकल नहीं है तो आप सिर्फ वो स्क्रीन्स का डिज़ाइन बनाने का भी काम सीख सकते हैं। उसमें भी आपको डॉलर्स पे पैसे मिलते हैं, जिसमें फाइवर हो गया, फ्रीलांसिंग हो गई, वहाँ पे अपना एक अकाउंट बनाएं, अपनी गिग क्रिएट करें और फ्रॉड की तरफ ना जाएं। ठीक, आप ये सोचें कि मुझे $10 मिल जाएंगे, बस वो थोड़ा सा काम करके दिया। आप जब तक क्लाइंट आपका सेटिस्फाई ना हो जाए आप उसके साथ काम करते हैं। बिल्कुल ठीक है। जब वो ये कह दे कि आप ओके हैं तो तब आप उसको, फिर नेक्स्ट में आपको ये मसला ये होगा कि नेक्स्ट टाइम आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि शुरू के अंदर जैसी बात है कि कोई भी काम आप करने जाते हैं तो आपको काफ़ी जो है वो डिफिकल्ट। हाँ, लेकिन हम क्या करते हैं, हम बहुत जल्दी का हम सोचते हैं हमें इतने पैसे मिल रहे हैं, भाई क्लाइंट ने एडवांस दे दिया, उसके बाद वो हमने स्किप कर दिया। देखें, वो तो आगे जाके कहीं और से भी काम करवा लेगा, लेकिन आपका इसमें नुकसान हो जाएगा, आपका कैरियर जो है वो खराब। आप कोई भी फ़न लें उसमें इंतहा कर दें, बिल्कुल ठीक है। देखिए, इस्लामी लिहाज से भी ऐसा ही है, अगर किसी भी फ़न में आप जाएं उसमें आप जब इंतहा कर देते हैं तो कामयाबी आपके पीछे भागती है, आप कामयाबी के पीछे नहीं भाग रहे। बहुत अच्छी बात है कि सक्सेस का यही फॉर्मूला आपके पास है कि अपनी फील्ड के अंदर अगर आप स्पेशलाइज्ड होंगे और सीखने का अमल जारी रहेगा
बार बार इस चीज़ को ज़ोर दिया जा रहा है कि अगर ये सीखने का अमल जारी रहेगा फिर जाकर नताइज आएंगे। और ये नताइज के लिए हमें बड़ी, अभी कुछ देर पहले भी इस पे बात हो रही थी कि हम बड़े बेचैन होते हैं, हमारी फितरत में शामिल है कि फ़ौरन से हमें रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाए। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर बहुत सारी चीज़ें समझ में ना भी आ रही हों, कोई बात नहीं है, इसी मीडियम का फ़ायदा उठाते हुए सर्च करें ज़रा, और फिर उसके बाद जो जो चीज़ समझ में आए उसको लिखते जाएं। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे इसमें जो है वो आप बेहतर होते जाएंगे। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जी जनाब भट्टी साहब, आपकी तरफ आता हूँ। अभी कुछ देर पहले आपने बताया तामीरात के हवाले से सिलसिला जो है, मैंने आपसे सवाल किया कि इसको रोका कैसे जाए, और आपने बता दिया कि एग्ज़ाम्पल सेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमारे यहाँ इससे पहले भी जो कोशिशें हुई हैं वो बड़े मुख्तसर वक्त के लिए हुई हैं, और ये महज किसी एक शख्सियत को या इदारे को फ़ायदा पहुँचाने के लिए भी अक्सर ये कोशिश की जाती है। और ये तो मेरे ख्याल में कोई ढकी छुपी बात है नहीं। शहर कराची में रहने वाले लोगों को बखूबी इल्म है कि क्या कुछ हो रहा है, और अब तो ये भी पता होता है कि बराह रास्त कौन सा अफसर इसमें मुलव्विस है। तो फरमाइए ऐसी सूरत में क्या किया जाए, और उस अफसर को भी अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकम्मल इस बात का इल्म है कि उसके ख़िलाफ़ कोई कुछ करने वाला नहीं है, ये भी फरमाइए। या सिर्फ हमारी लोकल बॉडीज़, प्रोफेशनल, नेशनल जब वजूद में आती है तो हमारा आपका पैसा बिल्कुल ठीक है से होती है। बिल्कुल ठीक है। वोट सेलेक्ट इस वजह से करते हैं हम कि हमारे अवाम के मसले हल हों, रिलीफ मिले। बिल्कुल ठीक है। आप सोचें कि रिलीफ कितना मिल रहा है कि हमें पाक फ़ौज की मदद लेनी पड़ रही है इस लैंड माफिया से बचने के लिए। मुंतखब हुकूमत तो फरियाद ही नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं जी। तो उनके हाथ में सारी चीज़ें, आप समझ रहे हैं बात को। ठीक है। जनाब आसिम मुनीर साहब ने, जो जनरल साहब ने, ये ताजर बिरादरी ने उनसे जब मुलाकात करी तो उन्होंने स्टेप उठाया। फ़ौज ने माफिया से निपटने की, फ़ौज समझ रहे हैं आपको, तो ये अब कहीं से मुंतखब हुकूमत की कारकर्दगी नज़र आ रही है? नहीं। फ़ौज आखिरी मरहले में मार्शल ले और ये वो होते हैं तो फ़ौज आती है ना हजूर। इतना हार्ड ये माफिया कंट्रोल से बाहर बेलगामाती हो चुका है कि किसी इदारे के कंट्रोल में नहीं है। अब जब आपके किसी कंट्रोल में, ये तो छोटी बात है जो आपने ले, ये मैं दो सोच रहा हूँ कि ये आपकी बात को मैं रोकना पड़ा मुझे कि कौन सा इदारा है जो किसी के कंट्रोल में है। मुझे भी ख्याल आता है कि बिजली वाला जो है इदारा, ये भी किसी के कंट्रोल में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर मौजूद, हाई कोर्ट के भी ऑर्डर मौजूद, दुनिया भर के ऑर्डर्स इनके ख़िलाफ़ हो चुके हैं, लेकिन वो ऐसा लगता है कि कोई अथॉरिटी इसके ऊपर है, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं पाकिस्तान में। वो जो चाहे कर सकते हैं, वो जितनी देर चाहे बिजली बंद करे, जितनी देर चाहे वो आपसे जो है वो बिल वसूल करे, और जितना चाहे अपनी मर्ज़ी से वसूल करे। आप दुनिया की किसी अदालत में नहीं ले जा सकते। तो फिर कौन सा ऐसा इदारा है, मतलब आप ये तो बताएं। यासिर भाई, सभी अब तो बराबर हो गए हैं, लेकिन कुछ उनका परसेंटेज का फ़र्क है। कोई कम परसेंटेज में, कोई 100% परफॉर्मेंस दे रहा है अपनी करप्शन में, और कोई तरीक़ेकार से बदबख्ती से कोई सरमाया जमा तरक्की मामला इसमें तो कोई काम ही नहीं कर रहा है। इसके लिए मैं तो वो आप टीवी चैनल से, मैं मीडिया से तवक्को रख रहा हूँ इन चीज़ों से, जो अभी सोसाइटी, ये बाकी तो मैं ऐसी मैं माफिया पे बात करूंगा, जितनी करप्शन सोसाइटीज़ के अंदर हुई है वो तो किसी ने उजागर नहीं की। जनरल साहब ने तो इस बात पे अभी तक एक्शन नहीं लिया, कोई कोर कमांडर साहब को अहकामात नहीं दिए। सोसाइटीज़ के हम समझते हैं जेन्युइन है, क्लियर है, प्लाट जी ले लो, इससे ज़्यादा लैंड ग्रैपिंग उसमें हुई है। बिल्कुल ठीक है। भट्टी साहब, वक्त मेरे पास क्योंकि ख़त्म हो गया, और मामला तो और भी इंशाल्लाह मौका मिलेगा आगे इसके ऊपर ज़रूर गुफ्तगू की जाएगी। तो मैं दोनों मौजूद मेहमानों का, जनाब नज़ीर भट्टी साहब का और मोहम्मद असद साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वहाँ पे तशरीफ़ लाए और खुलकर गुफ्तगू हुई मुख्तलिफ़ हवालों से। भट्टी साहब ने ज़रा शहर कराची के मसाइल को उजागर किया, असद साहब से ज़रा IT के हवाले से गुफ्तगू हुई, और इंशाल्लाह आगे मौका मिलेगा तो मज़ीद इसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।